everyone, welcome back to my channel Study Law with Neha Mawa. I hope you all are doing well. I'm also fine. So, in today's video, we are going to start another new topic of CPC, that is jurisdiction of civil code under your section 9. So, in my previous video, I expect you guys to remember that we studied about the plaint, about the written statement, if your civil rights are being violated, right? How you can go to the court and file a plaint and sue a person uh, like in the capacity of a plaintiff, right? So now in today's video we are going to start the jurisdiction part of a civil court. Okay, now see, कोई भी सिविल केस है या आपका कोई भी सिविल राइट वायलेट हो रहा है या कोई भी सिविल सूट है जो आपको कोर्ट में लेके जाना है, तो जनरली वो कौन से कोर्ट होते हैं? सिविल कोर्ट होते हैं, जहाँ पे प्लेंट जो है वो फाइल करी जाती है, राइट? क्या ये हर जगह फाइल करी जाएगी? आंसर इज नो, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फैक्टर्स जो हम आज आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल सूट की क्या होता है। सिविल सूट वो सूट होता है जो हम सिविल कोर्ट में लेके जाते हैं, किसकी कैपेसिटी से? एज अ प्लेंटिफ की कैपेसिटी से, ठीक है? किसके अगेंस्ट? डिफेंडेंट के अगेंस्ट। तो यहाँ जो सिविल सूट की बात करी गई है, सिविल सूट जो होता है इसमें क्या होता है? ये वो सूट होता है जो प्लेंटिफ लेके जाता है कोर्ट में। क्यों लेके जाता है? क्योंकि उसके सिविल राइट्स या ऑब्लिगेशंस जो है वो वायलेट हो रहे हैं, ठीक है? एक्सक्लूडिंग क्रिमिनल मैटर। अगर तो क्रिमिनल मैटर है तो ऑफ कोर्स सिविल सूट में नहीं आएगा। क्रिमिनल फैक्टर्स या क्रिमिनल मैटर्स के अलावा जो मैटर्स होते हैं वो सारे सिविल सूट्स आपके होते हैं, सिविल राइट या सिविल ऑब्लिगेशंस है वो कंसिडर होते हैं। और अगर आपका कोई भी सिविल राइट वायलेट हुआ, सिविल ऑब्लिगेशंस है या कोई भी ऐसा मैटर है जो आपके सिविल केस से रिलेटेड है, तो आपका सारा कहाँ जाएगा? सिविल कोर्ट में जाते हैं। नाउ वी हैव द कंडीशन फॉर द सिविल कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन। सिविल कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि जब भी आपका कोई सिविल राइट वायलेट होता है तो आप मुंह उठा के किसी भी कोर्ट में जाके नहीं सूट फाइल कर सकते। देयर इज प्रॉपर हायरार्की, देयर इज प्रॉपर चेन लेवल मैनेजमेंट जो होता है कि कौन सा केस सिविल का कहाँ जाएगा, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फैक्टर्स, जो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो टू असेंशियल कंडीशंस जो होती है सिविल कोर्ट की, वो क्या होती है? कि सूट जो है वो सिविल नेचर का होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर हमारा सिविल नेचर का सूट नहीं होगा तो वो हम सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में भी नहीं लेके जा सकते। तो सबसे पहले आपका जो सूट है वो सिविल नेचर का होना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है जो आपका प्राइवेट राइट से रिलेटेड है, आपके प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट है, टॉर्ट है, वो सब आपका कहाँ आएगा? सिविल सूट में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितने भी आपके डिस्प्यूट्स होते हैं, टॉर्ट में जितने भी होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर, आपके कोई पर्सनल राइट है, प्राइवेट राइट है, वो सब आपके कहाँ जाएंगे? वो आपके सिविल नेचर के होते हैं, तो वो सिविल कोर्ट में जाएंगे। अब आता है सेकंड कि कॉग्निजेंस ऑफ द सूट इज नॉट बार्ड। मतलब जो सिविल कोर्ट होता है वो आपके सूट को तो एंटरटेन करेगा अनटिल एंड अनलेस किसी दूसरे कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन उसमें नहीं होना चाहिए। मींस एवरी कोर्ट वर्क इंडिपेंडेंटली, राइट? तो हर एक कोर्ट क्या करता है? अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। सो कोर्ट ऑलवेज एक्सपेक्ट नॉट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी साइड, फ्रॉम एनीबॉडी। नाउ यही चीज उसमें बताई है कि एक्सप्लिसिटली और इम्प्लाइडली क्या होता है। जनरली यही होता है कि अगर कोई केस है या कोई सूट मुझे फाइल करना है, कोई डिस्प्यूट है, उसका सूट मुझे फाइल करना है किसी भी सिविल कोर्ट में, मुझे बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। देन ओनली आई विल बी लायबल टू फाइल अ सूट इन द कोर्ट। नाउ सी टाइप्स ऑफ, अब ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। अभी मैंने बात करी कि अगर किसी प्लेंटिफ का सिविल राइट वायलेट हो रहा है तो प्लेंटिफ जो होता है वो प्लेंट बनाएगा, प्लेंट जो है वो कोर्ट में फाइल करेगा, सिविल कोर्ट में फाइल करेगा। बट कौन से सिविल कोर्ट में फाइल करेगा? इट डिपेंड्स ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पर। क्या ज्यूरिसडिक्शन होता है? टेरिटोरियल है, पेक्यूनरी है, सब्जेक्ट मैटर है, डिफरेंट बहुत सारे हैं। सो फर्स्ट वी हैव द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, जिसको हम लोकल ज्यूरिसडिक्शन भी कहते हैं।
टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है प्लेस के बेसिस पे, प्लेस कौन सा है, जोग्राफिकल लिमिट्स के बेसिस पे। इसमें ये देखा जाता है कि अगर आपके साथ कोई डिस्प्यूट हुआ, अगर आपके साथ कोई सिविल रॉन्ग हुआ है, वो कहाँ हुआ है, उस एरिया में हुआ, तो उस एरिया में कौन सा सिविल कोर्ट है जो वो एक्सरसाइज कर सकता है। तो फर्स्ट वी हैव द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, जो आपके जोग्राफिकल लिमिट्स के बारे में बताता है कि जहां अपना कोर्ट जो है अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ, लेट्स से मेरे साथ जयपुर में मेरा सिविल राइट वॉयलेट हुआ, राइट, जयपुर में मेरा एक सिविल राइट वॉयलेट हुआ। अब मैं क्या करूंगी, जयपुर के विद इन जो भी सिविल कोर्ट होगा वहां मैं जाके अपनी प्लेंट फाइल करूंगी। तो वो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। जब भी हम अपना केस या सूट फाइल करते हैं किसी भी सिविल कोर्ट में, हमेशा पहले उनका ज्यूरिसडिक्शन देखा जाता है कि क्या उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है ये मेरा प्लेंट एक्सेप्ट करने का या नहीं। तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कहता है आपका जोग्राफिकल लिमिट्स, मतलब जहां आप सूट फाइल कर रहे हो उस कोर्ट का वहां ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए, उसका जोग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए टू गेट दैट केस, टू टेक दैट केस एंड टू स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट। तो a court can only entertain suit arising within defined territorial limit। जिस कोर्ट का jurisdiction होगा अगर उस मैटर से रिलेटेड, तो वो तो करेगा एक्सरसाइज, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें यही देखा जाता है कि प्लेस ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट कहाँ पे है, इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट, या आपके जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, या लास्ट आपका कॉज ऑफ एक्शन कहाँ हुआ था, वो सब देखा जाता है। तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में जोग्राफिकल एरिया देखे जाते हैं, उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखी जाती है कि आपने अपना सूट कहाँ फाइल किया, आपका डिस्प्यूट कौन सी जगह पे अराइज हुआ था, प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है, डिफेंडेंट कहाँ रहता है, क्यों होता है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में, क्यों, ताकि हर एक चीज जो है वो स्मूथली हो सके, डिफेंडेंट इजीली वहां आ सके, प्लेंटिफ के लिए भी इजी हो, प्रॉपर्टी को अगर हमें इंस्पेक्ट करना है वो भी इजीली हो सके। तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ये कहता है जो प्लेस के बेसिस पे, जोग्राफिकल लिमिट्स के बेसिस पे होती है। की प्रोविजन इसमें क्या होता है, सेक्शन 15, 16 एंड सेक्शन 20 ऑफ योर सीपीसी पढ़ लेना। इसमें सिंपल यही बताया है कि जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कोर्ट जो है वो उसी सूट को, उसी केस को कंसिडर करेगी जो उनके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर होगा। अगर तो उनके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है तो वो इजीली एंटरटेन कर सकते हैं, नहीं है तो वो क्या हो जाता है, केस ट्रांसफर होता है कहाँ पे, जहां वो उसका सही जगह है वहीं पे वो केस आपका जाता है। देन वी हैव सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, हर्षद चिमन लाल मोदी वर्सेस डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड, 2005 का केस था, जिसमें टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की ही बात करी गई थी, राइट, इसको पढ़ लेना आपको समझ आ जाएगा। देन वी हैव द पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, ये पेक्यूनरी मींस द मनी की वैल्यू जहां पे आती है, मोनेटरी वैल्यू। कई बार क्या होता है कि आपका केस जो होता है वो इतने लेवल का होता है या इतने अमाउंट का होता है, तो वो एक अमाउंट जो है वो हर एक कोर्ट नहीं एक्सरसाइज कर सकता उस केस को। जो आपका केस है उसका जो एक अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है और आपका सिविल राइट जो है वो वॉयलेट हो रहा है, तो जो आपकी प्रॉपर्टी की क्या बोलते हैं अमाउंट है, वैल्यू है, लेट्स से 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, तो उसका एक अलग जो कोर्ट है सेटअप किया गया है, सिविल कोर्ट, जो सिर्फ पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन में जो है पेक्यूनरी केसेस को डील करता है, ये जिसका सिर्फ पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है, राइट। तो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, कोर्ट की अथॉरिटी होती है कि वो सुनता है, डिसाइड करता है किसको सब्जेक्ट मैटर इन द डिस्प्यूट में। इसमें क्या देखा जाता है, मोनेटरी वैल्यू ऑफ क्लेम देखी जाती है कि आपका जो केस है अगर तो वो कम लेवल का है, कम लो मोनेटरी अमाउंट का है, तो वो एक नॉर्मल जो है सिविल कोर्ट के पास भी जा सकता है। मगर अगर आपका जो अमाउंट है, मोनेटरी अमाउंट है, वो बहुत ज्यादा है, 20 करोड़ है या 30 करोड़ है या 1000 करोड़ है, तो उसका एक अलग से सिविल कोर्ट सेटअप किया जाता है जो ऑन द बेसिस ऑफ मोनेटरी वैल्यू जो है केस को लेते हैं और डिसाइड करते हैं। देन इसमें की प्रोविजन सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी है, स्मॉल कॉजेस कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट एंड हाई कोर्ट है। इसको समझो, अगर तो आपका केस सिविल केस है, सिविल सूट है, सिविल सूट में अगर आपका अमाउंट सिर्फ 50,000 तक का है तो स्मॉल कॉजेस कोर्ट में जाता है, ठीक है। जनरली स्मॉल कॉजेस कोर्ट जो होते हैं ये वो कोर्ट होते हैं जिनमें
बहुत कम अमाउंट की वैल्यू के जो केसेस है वो लिए जाते हैं। बट जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, ये वो कोर्ट होते हैं जो हायर वैल्यू के सूट्स को एंटरटेन करते हैं। इनमें कोई लिमिट नहीं होती। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, इसमें कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी लेवल, कितने भी अमाउंट के जो सूट है, केसेस है, उनको ले सकते हैं। वी हैव वन केस, करण सिंह वर्सेस चमन पासवान का केस है। पढ़ लो, समझ आ जाएगा, नहीं आया तो मैं बता दूंगी बाद में। देन वी हैव jurisdiction as to subject matter. सब्जेक्ट मैटर भी देखा जाता है। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर का मतलब है कि डिस्प्यूट अराइज क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन, फैक्ट बताए जाते हैं। ठीक है। सम कोर्ट जो होते हैं दे आर डेजिग्नेटेड कि वो डिफरेंट केसेस को सुने, चाहे फैमिली मैटर है। अब आपको अगर पता होगा, मैंने फैमिली लॉ पढ़ाया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि फैमिली मैटर्स को डील करने के लिए अलग से फैमिली कोर्ट बनाए गए हैं। देखा जाए तो फैमिली मैटर जो है वो भी सिविल में आ सकता है, बट फैमिली मैटर्स के लिए अलग से फैमिली कोर्ट बनाए गए हैं, क्योंकि फैमिली मैटर्स फैमिली कोर्ट में रहे तो बढ़िया है। इसी तरीके से सिविल कोर्ट में जो सिविल मैटर्स है, ठीक है, वो रहे तो वो बढ़िया, बट उसमें भी बहुत सारे बाइफरकेशंस है। अब सिविल केस तो है, सिविल केस में अब ये देखा जाता है कि मोनेटरी अमाउंट कितनी है। अगर मोनेटरी अमाउंट 50,000 से कम है तो ऑफकोर्स स्मॉल कॉजेस कोर्ट में जाएगा। अगर सब्जेक्ट मैटर कुछ और है तो वो डिफरेंट कोर्ट में जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट मैटर जो है फैमिली मैटर है तो वो फैमिली कोर्ट में जाएगा। प्रॉपर्टी का है तो सिविल कोर्ट में जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे होती है। सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है कि आपका नेचर ऑफ सूट क्या है, नेचर ऑफ केस आपका क्या है, नेचर ऑफ आपका सूट क्या जो आप फाइल कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ क्लेम्ट। देन वी हैव द की प्रोविजन, जिसमें प्रिस्क्राइब बाय लॉ है, वही कि अगर फैमिली है तो वो फैमिली कोर्ट में जाएगा। मैट्रिमोनियल केसेस है तो अगर अडॉप्शन है, HAMA है, ये सब आपका कहाँ जाता है? फैमिली कोर्ट में जाते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन केसेस होते हैं। कई बार क्या होता है, पार्टीशन है या कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करनी है तो वो सब कहाँ आपके जाएंगे? सिविल कोर्ट में जाते हैं। और अगर छोटी वैल्यू के ऑफकोर्स स्मॉल कॉजेस कोर्ट में भी जाएंगे। देन वी हैव a suit related to the partition of immovable property or the foreclosure of mortgage cannot be filed in a small cause court as they're outside in subject matter. Of course, अगर आप देखोगे स्मॉल कॉजेस कोर्ट में आप फैमिली में ये जो आपका पार्टीशन है उसका मैटर नहीं लेके जा सकते हो, क्योंकि इसका सब्जेक्ट मैटर ही डिफरेंट है, तो वो कहाँ जाएगा? डिफरेंट कोर्ट जाएगा। देन वी हैव द ओरिजिनल एंड द एपिलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है? सुनो, Original jurisdiction refers to a court authority to hear and decide a case in a first instance. Original jurisdiction में क्या होता है? ये मेरा एक जो है सूट है, ये मैं इस कोर्ट, लेट्स से मैं कोर्ट ए में लेके चली गई। कोर्ट ए के पास पूरा पूरा जुरिस्डिक्शन है वो एक्सरसाइज करने का, वो स्टार्ट करने का। तो वो क्या हो जाएगा कि मेरा जो केस है वो फर्स्ट इंस्टांस में ही, जो मेरा सूट है वो फर्स्ट इंस्टांस में ही एक्सेप्ट हो गया, फाइल हो गया, तो वो ओरिजिनल jurisdiction होती है। A court with original jurisdiction has power to examine the fact. फिर जिस कोर्ट के पास ओरिजिनल jurisdiction होता है मेरा केस लेने का, ठीक है, वो प्रॉपर आपके फैक्ट्स को एग्जामिन करेगा, पार्टीज को बुलाएगा, एविडेंस को देखेगा, ठीक है, फिर डिसीजन करेगा, डिपेंड्स अपॉन द मैरिट ऑफ अ केस, ये सब चीजें। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है सिविल मैटर्स को देखने का, चाहे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो या कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज हो या क्लेम हो। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, सेम गोज विद द हाई कोर्ट, राइट, उनके पास ज्यूरिसडिक्शन है, तो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आता है, जहां पे उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कैन दैट वेदर दे विल टेक दैट केस और नॉट। देन वी हैव द एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? authority of a higher court to review and decide appeal from the lower court. Appellate jurisdiction में हम अपील करते हैं। ओरिजिनल jurisdiction नॉर्मल है, ये मेरा केस था, मैं इस केस को कोर्ट में लेके गई, मेरा सूट था, मैं इस कोर्ट में लेके गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके गई, उनका jurisdiction था, मेरा सूट जो है वो शुरू हो गया, मेरा केस सुना गया और मेरा केस डिसाइड भी हो गया, वो ओरिजिनल jurisdiction है, मेरा केस कहीं और नहीं गया। एपिलेंट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि मैं, ये जो मेरा केस है ये थोड़ी हायर कोर्ट को जाता है, हायर अथॉरिटी को जाता है, क्योंकि मैंने अपील करी है। मैंने लेट्स से स्मॉल कॉजेस कोर्ट में या कोई लोअर सबॉर्डिनेट कोर्ट था, वहां पे मैंने अपना सूट फाइल किया था सिविल मैटर से रिलेटेड। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट जजमेंट और जो भी उनका डिक्री वगैरह आई, तो व्हाट आई डिसाइडेड कि मैं अब क्या करूंगी, अपील करूंगी हायर कोर्ट में। अब मेरा यहाँ हायर कोर्ट कौन सा हो गया? हाई कोर्ट हो गया। तो मैं क्या होता है कि एपेलेंट जुरिस्डिक्शन में जब आप अपील करते हो किसी हायर कोर्ट को, लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में जब अपील जाती है, तो हायर कोर्ट जो होती है वो रिव्यू करती है और डिसाइड करती है, ठीक है, जो भी केस होता है। इन दी केस ऑफ अपील, अगर अपील है
हाई कोर्ट डज नॉट री एग्जामिन द फैक्ट्स ऑफ द केस, बट वो क्या देखती है कि जो जजमेंट दिया है लोअर कोर्ट ने वो कितना सही है, ठीक है ना। क्या होता है जनरली वी नो टाइम ऑफ द कोर्ट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोर्ट का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में मैटर जाता है, तो जो हायर कोर्ट होती है या जो हाई कोर्ट होती है अपेलेबल ज्यूरिसडिक्शन में, वो दोबारा उस पूरे मैटर को नहीं पढ़ती, दोबारा उस फैक्ट्स को नहीं दोबारा उस हाँ फैक्ट्स को नहीं पढ़ती या री एग्जामिन नहीं करती, वो सिर्फ फैक्ट्स को देखती है। फिर ये देखती है कि लोअर कोर्ट की जजमेंट क्या आई थी, क्या वो लोअर कोर्ट की जजमेंट सही है या नहीं है, वो डिसाइड करती है और उस पर अपनी टिप्पणी देती है। देन वी हैव द एक्सक्लूसिव और द कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन। एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, that only one court has the authority to hear and decide certain types of cases. This jurisdiction is determined by nature of subject matter और कुछ particular cases जो handle करते हैं। Exclusive jurisdiction का मतलब क्या होता है, एक सिविल कोर्ट होता है जिसके पास अल्टीमेट पावर होती है टू एक्सरसाइज दैट काइंड ऑफ केसेस, दैट टाइप्स ऑफ केसेस, ठीक है। जैसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, ठीक है, ये कौन एक्सरसाइज करेगा, किसके ज्यूरिसडिक्शन में, ऑफ कोर्स एनसीएलटी के है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के केस में। एनडीपीएस एक्ट होता है तो वो कहाँ जाता है, तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनके लिए स्पेसिफिकली अलग से कोर्ट बनाई गई है और वही कोर्ट जो है उसको केस को लेते हैं और उस पर डिसाइड करते हैं, राइट। देन वी हैव द कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन, जहां टू और मोर कोर्ट, ठीक है, समझो, concurrent jurisdiction exists when two or more court from different jurisdiction can hear and decide the case. इसमें क्या होता है, litigant has the freedom to choose the court. concurrent में एक ही केस को ट्राई करने के लिए आपके पास दो कोर्ट है। अब जो लिटिगेंट होता है, जो कोर्ट में फाइल करता है, सूट फाइल करता है, उसके पास ये चॉइस होती है कि मैं कोर्ट ए में जाऊं या कोर्ट बी में जाऊं अपने केस को लेके। तो ये क्या होता है, कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन होता है। यहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन में कोई फ्रीडम नहीं है लिटिगेंट के पास, क्योंकि अल्टीमेट एक ही ऐसा कोर्ट होता है जो वो मैटर को डिसाइड करता है, सुनता है, सब कुछ एक ही कोर्ट करती है, क्योंकि वो स्पेशली उसी केसेस के लिए बनाई गई है। मगर कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन में जो लिटिगेंट है उसके पास ये चांस होता है कि उसके पास ऑप्शन है दो कोर्ट का, ठीक है, वो क्या करेगा, वो उसके पास दो ऑप्शन है कोर्ट का। इट डिपेंड्स अपॉन द लिटिगेंट, को फ्रीडम है टू चूज कि यू नो which court they have to go, right? तो ये concurrent jurisdiction है। Then we have the general and the special jurisdiction. general jurisdiction क्या होता है, general jurisdiction में डिफरेंट रेंज ऑफ केसेस आपके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके जो होते हैं, लाइक इसमें क्या पता है कि अ कोर्ट with general jurisdiction can hear a wide range of cases without any specific limitation. जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, फैमिली। जनरल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है एक कोर्ट है, उसके पास पावर है कि वो हर तरीके के मैटर को ले सकता है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास सिविल मैटर्स भी आते हैं, क्रिमिनल भी आते हैं, फैमिली से रिलेटेड भी आते हैं, हर एक तरीके के। तो ये जनरली सबको एक्सरसाइज करते हैं, सबको एंटरटेन करते हैं। बट स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन में स्पेशली स्पेशल केसेस के लिए ही बनाई जाती है कोर्ट। जैसे फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट में सिर्फ आपका फैमिली मैटर से रिलेटेड ही आएगा, चाहे मैरिज हो, चाहे डिवोर्स हो, चाहे आपका अडॉप्शन हो, चाहे चाइल्ड कस्टडी हो, ये सब जाता है। कंज्यूमर के केसेस जो होते हैं कंज्यूमर फोरम में जाते हैं। आपके ह्यूमन राइट से रिलेटेड कोई वायलेशन होता है तो अलग से कोर्ट में जाता है। व्हाट इज दिस, स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन, स्पेशल केसेस को एक्सरसाइज करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं। देन वी हैव द लीगल एंड द इक्विटेबल ज्यूरिसडिक्शन। लीगल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, जहां लीगल रेमेडीज ग्रांट करी जाती है बेस्ड ऑन स्टैट्यूटरी लॉज और प्रेसिडेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये मॉनेटरी कंपनसेशन है, डैमेजेस है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वही लीगल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है वही कोर्ट जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन है टू grant the legal remedy, to give the legal benefit, legal relief to the people at large. Then we have the equitable jurisdiction. Equitable jurisdiction का मतलब क्या होता है, court's authority to issue remedy that go beyond legal entitlement. इसमें जैसे इक्विटेबल रेमेडी है, इंजंक्शन देना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है या रेस्टिट्यूशन है, इन केसेस में इक्विटेबल ज्यूरिसडिक्शन देखी जाती है, ठीक है। देन वी हैव एक्सपाउंडिंग एंड एक्सपेंडिंग, इतना वैसे पेपर में इतना लंबा नहीं आपसे पूछा जाता है। अगर आप
इधर तक भी करोगे, टिल आपका स्पेशल जुरिस्डिक्शन तक भी करोगे, तब भी अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे. ये थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, नहीं भी पढ़ोगे इट्स फाइन. Then we have expounding jurisdiction refers to the process of explaining and clarifying the scope and limit of a court jurisdiction. Court may expound on jurisdiction when interpreting the law or applying legal principle. Expounding jurisdiction में क्या होते हैं, वो बताते हैं आपको कि what is the limit of your case, what is the original jurisdiction from where you can take your case to a good level. फिर expanding jurisdiction में क्या होता है, एक्सपेंडिंग ज्यूरिसडिक्शन रेफर्स टू इम्प्रॉपर एक्सटेंशन. इसमें क्या होता है, प्रॉपर तरीके से आपका एक्सटेंशन हो रहा है, मगर इसमें इम्प्रॉपर तरीके से आपका क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द कोर्ट. कोर्ट शुड नॉट एक्सपेंड द ज्यूरिसडिक्शन बियॉन्ड द. अब क्या होता है देखो, एक्सपाउंडिंग और इसमें इन्हीं दोनों का मैं आपको समझाती हूँ. कोर्ट जनरली हर एक कोर्ट को, हर एक जजेस को कुछ पावर दी जाती है जो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं while deciding a case. But every judge or every court has their limited power. Limited access power होता है. They can't go beyond that power. अगर वो उस power से beyond चले गए, they have to face the consequences for that. तो जो आपको अगर आप देखोगे ना, हर एक जॉब में कुछ आपको पावर्स दी गई होती है, और उसके साथ आपको, अगर आपको पावर दी तो आपको लिमिटेशन भी दिया गया है. तो अगर आपको पावर दी है टू एक्सरसाइज अ केस, तो आपको लिमिटेशन भी दिया गया है दैट यू हैव टू एक्सरसाइज ओनली दिस टाइप ऑफ केसेस और दिस सब्जेक्ट मैटर और दिस पेक्यूनरी लिमिट और दिस काइंड ऑफ टेरिटोरियल jurisdiction. Every limit has been prescribed there, so they have to work accordingly. So this was all. कंक्लूजन में यही बताया गया है. सो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि डिफरेंट डिफरेंट जो है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट होते हैं, जिसमें आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आपका आता है, पेक्यूनरी आता है, सब्जेक्ट मैटर आता है, सो ऑन, जो भी हमने पढ़ा है. सो मेन इम्पॉर्टेंट इसका यही मतलब होता है कि अगर हम बात करते हैं लॉ में या सीपीसी में भी अगर हम बात करते हैं, तो हर एक चीज का अपनी एक लिमिटेशन है. यू कांट गो बियॉन्ड दैट लिमिटेड और प्रिस्क्राइब्ड एरिया, राइट, जो आपको असाइन किया गया है. तो अगर आपको बोला गया है कि आपको स्मॉल कॉजेस कोर्ट सेटअप करना है जहाँ 50,000 तक के ही केसेस एक्सरसाइज होंगे, तो उतने ही होंगे. अपनी पर्सनल इंटरेस्ट दिखा के, अपना कोई भाईचारा या रिलेशनशिप दिखा के आप उसको 50 से 1 लाख नहीं एक्सरसाइज करते कि चलो हमको जल्दी जजमेंट मिल जाएगा, जल्दी हम फ्री हो जाएंगे. नो. सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द jurisdiction ऑफ योर सिविल कोर्ट. If in case you have any doubt, तो आप प्लीज मैसेज कर दीजिए, I will go through that. So till then, please subscribe to my channel अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है. And if you have any suggestions also regarding the teaching pattern or the teaching style, तो प्लीज लेट मी नो, ताकि थोड़ा मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं. तो इसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज लेट मी नो. तो टिल देन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लॉ स्टूडेंट के साथ शेयर करिए. So it would be very helpful for me. So thank you and have a nice day.